तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन अड्डा में। तो आज मैं शॉर्टेस्ट वन शॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे ही क्लास 12 के जो भी चैप्टर्स आपके 10 हैं उनके शॉर्टेस्ट वन शॉट। शॉर्टेस्ट का मतलब ये कि यार आपका कोई भी 1 घंटे का नहीं होगा, किसी की लेंथ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की नहीं होगी। हाफ एन आवर या फिर 40 मिनट्स के अंदर अंदर में ही हम पूरे चैप्टर को विद न्यूमेरिकल्स विद वन ऑफ द बेस्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो भी प्रिसाइज, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज अच्छे नोट्स आपके साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर करने वाला हूं। इसी के साथ साथ यार एजुकेशन अड्डा चैनल आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको दिक्कत होती है, आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए या वन शॉट चाहिए या न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टिप्स ट्रिक्स और नोट्स, वो भी शॉर्ट वीडियोस, नो कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी 10 मिनट के अंदर बहुत सारी चीजें हमने इन्हें कवर कर रखी है। आप जाके प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करना। तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शॉर्टेस्ट वन शॉट। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ जाता है यार स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड नोस्ट इक्वेशन आ जाती है। यार सबसे पहले ना स्टैंडर्ड ईएमएफ का मैं मतलब आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है यार, ये ईएमएफ आपका ई सेल जिससे आप जानते हो उसको वोल्टेज। अब ये जो स्टैंडर्ड है ना, इस स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपकी 3 कंडीशन होती है इसमें। टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर आपका 1 एटीएम होगा। अगर ये 3 कंडीशन होती है तो स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आप पे पूछा जा रहा है। और ये ई नॉट का मतलब होता है कि जो आपका ई सेल है, ईएमएफ है, वो आपका स्टैंडर्ड है, मतलब कि ये टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस फॉलो कर रहा है। तो ये ई नॉट ऑफ सेल का आपका फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन। मतलब दोनों का ई नॉट और रिडक्शन आएगा, दोनों कैथोड का भी आपका रिडक्शन ई नॉट ऑफ सेल आएगा और एनोड का भी आएगा। और अगर आपको ऐसे ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो आप रिडक्शन उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, बस आपका माइनस का फर्क होता है। जैसे कि आपका Fe से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो Fe से Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपको ऐसे दे रखी है तो आपको इसका ईएमएफ दिया हुआ है तो आपको उसका रिवर्स का कर लेना है, ठीक है, माइनस साइन लगा के। अगर Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का दिया हुआ है, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, तो आपको जो ईएमएफ दिया हुआ है रिडक्शन का ही दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसको पुट आउट कर लोगे। ये आपका ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होगा। ये आप याद रखोगे, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव लोन। इससे आपको याद रहेगा कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन जिस पे होता है एनोड है और एनोड नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अपोजिट कैथोड के लिए हो जाएगा। और ई सेल आपको निकालने के लिए कह दे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के, क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला तो ये रहा, लेकिन ई सेल कब कैसे निकालोगे, मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। उसके लिए यार नोस्ट इक्वेशन आई थी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 2.303 RT अपॉन में NF लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में उसका कॉफिशिएंट अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पावर में उसका कॉफिशिएंट। ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपका, ये किसी भी टेम्परेचर पे वैलिड है। मतलब अगर आपको ई सेल निकालना है, कोई भी टेम्परेचर हो, तो आप यहाँ पे टेम्परेचर पुट करोगे, आर की वैल्यू 8.314 होती है आपकी, जो आपकी स्टैंडर्ड रहती है। एन आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, एफ आपका 96500। यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होती है, यहाँ पे अगर आपको निकालना हो किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आपको मोस्टली जो निकालना होता है वो होता है 298 केल्विन पे, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यूज पुट हो जाती हैं और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.059 अपॉन में एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और यहाँ पे लोग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की होती है, यहाँ पे खाली गैसेज और एक्वस जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वही पुट होती है, सॉलिड और लिक्विड की पुट नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एन आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है, खाली ई नॉट ऑफ सेल आप यहाँ से निकाल लोगे और यहाँ पे पुट करके आप ये वाले फॉर्मूले से ई सेल निकाल सकते हो। तो ये यार काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब आ जाते हैं यार और भी काफी इंपॉर्टेंट, मतलब इनसे न्यूमेरिकल्स आता ही आता है इन फॉर्मूले से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आता है लोग केसी एंड ई नॉट ऑफ सेल का। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, पूछा जाता है। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लोग केसी। ये मैंने आपका कैसे ड्राइव हुआ है ये मैंने नोट्स के अंदर दे दिया, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको खाली ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ई नॉट ऑफ सेल 0.059 अपॉन में एन लोग केसी। अब यहाँ पे आपको लोग केसी ही निकालने के लिए बोलते हैं, ऐसे नहीं कहते कि केसी निकालो।
और अगर कहते भी है तो log की आपको वैल्यू गिवन होती है। तो log Kc अगर आपको निकालने के लिए कहते हैं तो आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी नॉट, ये भी आपका स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, और यहां से अगर आपको जैसे ई नॉट ऑफ सेल आपको यहां से निकालना होगा इस वाले फॉर्मूले से, उसके बाद यहाँ पे पुट करके आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो। और अगर आपको ई नॉट का रिलेशन नहीं पूछा, आपको लॉग केसी और डेल्टा जी में से कुछ पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, लॉग केसी आप यहाँ से निकालोगे ई नॉट ऑफ सेल से, फिर आप क्या करोगे, लॉग केसी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और डेल्टा जी नॉट निकालोगे। तो ये फॉर्मूले यार, इनसे क्वेश्चन हमेशा ही आता है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, इनमें से आपको एक कोई ना कोई फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा इसके बाद। ये कुछ यूनिट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। डेल्टा जी का जो होती है जूल पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल, ये यूज होती है। इसके अलावा यार कंडक्टिविटी की साइमन सेंटीमीटर पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इसको। रजिस्टिविटी ओम मीटर, ई नॉट ऑफ सेल की वोल्ट होती है यार, वोल्ट मीटर। केसीआर जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो यार एक बार आप इसको वाइंड अप कर लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो यार अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूलेज बताया उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन है यार, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग एट 298 केल्विन, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। आपको रिएक्शन एक गिवन दी हुई है जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन देखो आयंस की दी हुई है, सॉलिड की नहीं दी हुई है, क्योंकि आयंस की ही पुट करनी होती है। उसके अलावा आपको ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है Cr3 पॉजिटिव से Cr, मतलब कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव से Fe, मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, दोनों का कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। निकालना आपको EMF है, मतलब कि ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, स्टैंडर्ड कंडीशन है क्योंकि। तो यार फॉर्मूला जो सबसे पहले आपका यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल ई कैथोड रिडक्शन माइनस में ई एनोड रिडक्शन। तो जो आपको दिया हुआ है कैथोड, अब ये कैसा पता चलेगा यार कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन सी हो रही है। तो यार कैथोड पे मैंने आपको जैसे कि बताया था, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे Fe2 पॉजिटिव से Fe में जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव से आपका Fe में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या है आपका Fe, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 0.44, माइनस में माइनस का, अब यहाँ पे देखो Cr से जा रहा है Cr2 पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, तो ये आ जाएगा आपका 0.74, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.30 वोल्ट। ई नॉट ऑफ सेल आ गया आपका। अब ये ई नॉट ऑफ सेल आ गया, आपसे ई सेल पूछा हुआ है, ईएमएफ पूछा 298 केल्विन में, मतलब नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में एन, प्रोडक्ट की लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट में क्या आपका Cr2 पॉजिटिव है, क्योंकि सॉलिड तो कंसीडर नहीं करेंगे, Cr2 पॉजिटिव, कोफिशिएंट 2 है तो वो पावर में आ जाएगा। ऐसे ही रिएक्टेंट में आपका ये आयन है Fe2 पॉजिटिव, जो भी उसकी कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा 3। तो ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल ली। अब हमारे पास एक ही चीज नहीं है, डेट इज एन की वैल्यू। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो आपकी इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो Cr3 पॉजिटिव Cr में जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की अदला बदली हो रही है, और यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव Fe में जा रहे हैं, यहाँ पे 2 हो रही है। तो बैलेंस करने के लिए अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और इसको 3 से करूंगा ये भी 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं ना, वो हो रहे 6, और वही आपका होता है n, ठीक है। तो Cr3 पॉजिटिव, जैसे कि आप इसको ऐसे लिखोगे, वैसे तो मैंने नोट्स में आपको प्रॉपर दिया है, Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Cr हो जाएगा, और Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपका Fe हो जाएगा। अब जब आप क्या करोगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ये मैंने उल्टी लिख दी है क्योंकि आपका Fe2 पॉजिटिव Fe में जा रहा है, लेकिन Cr2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसको आपने उल्टा लिखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 6 आ जाएंगे। यहाँ पे 6 वैल्यू पुट जैसे आप करते हो तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ये आप पुट करोगे 0.30 माइनस में 0.0591 अपॉन में 6 और आपका Cr2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 है ना, और Fe2 पॉजिटिव है आपके 10 की पावर -1 की पावर आपकी 3 है, 2 की पावर आपकी 2 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये पूरा की पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आपका ये 10 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी 4 ही हो जाएगी 3, तो ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आपकी खाली 10 की पावर -1 बचेगा। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 0.30 माइनस में 0.0591 अपॉन में 6 और आपका यहाँ पे बचा है लोग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपकी ये है। तो प्रोडक्ट आपका ऊपर आया 10 की पावर 4 -4 और ये आपका 3 10 की पावर -1 की पावर 3। तो यहाँ पे आपका बच गया 10 की पावर -1। और अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होता है, ये लॉग इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1/10 और log a - b log 1 - log 10। तो ये आपका हो जाएगा log 1 0 log 10 होता है 1, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बचेगा ये बचेगा 0 -1, तो यहाँ पे आपका जो बचेगा ये बचेगा आपका -1। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका -1 बचेगा इसको निकाल के। तो 0.30 माइनस, एक बार इसमें इंक भर ली जाए, तो 0.30 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.591 अपॉन में 6। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0.3098 वोल्ट। तो ये आपका है ई सेल जो आपसे पूछा गया है फाइनली। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे, आपको यार इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना है, एन की वैल्यू निकालने का बड़ा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये जो कि है आपका ये वाला। आप इसको एक बार पॉज करके नोट डाउन भी कर लेना वरना नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कैलकुलेट द डेल्टा जी एंड log Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन सेम है यार, तो एन की वैल्यू तो वही रहेगी 6। ठीक है, जो आपकी पहले हमने निकाली है। अब आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट, और डेल्टा जी नॉट का जो फॉर्मूला होता है माइनस में 2.303 RT log Kc। लेकिन आपका log Kc भी नहीं है, दोनों निकालने हैं आपको। तो log Kc के लिए हमारा फॉर्मूला था E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन में n log Kc, यही फॉर्मूला था। और हमारे पास E नॉट ऑफ सेल गिवन है, तो यहां से हम E नॉट ऑफ log Kc निकाल लेंगे। E नॉट ऑफ सेल आपका 0.30 इंटू में 6 आपका ये हो जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा 1/0.0591। तो यहां से जब आप log Kc की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 30.5। अब या तो आप log Kc यहाँ पे रख के निकाल सकते हो, या तो आपके पास एक और फॉर्मूला रहता है यार इसका NF E नॉट ऑफ सेल का। तो यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हो, -6 96500 मल्टीप्लाई में E नॉट ऑफ सेल भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.30। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 173 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 173 किलो जूल पर मोल आपकी आ जाएगी। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं आपको यार, इनको ध्यान रख के ये एन की वैल्यू निकालते हुए आपको ध्यान से आपको करना है। बाकी इसका मैंने आपको नोट्स के अंदर भी कंप्लीटली दिया हुआ है। तो हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। इससे यार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं यार इस टॉपिक से, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स ही मोस्टली आते हैं, और इस टॉपिक से भी आपको एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान से देखना है आपने।
तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा यार। रेजिस्टेंस जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसकी आपको यूनिट ओम पता होनी चाहिए। सेकंड आता है कंडक्टेंस, यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। कंडक्टेंस यार रेजिस्टिविटी का ही उल्टा होता है, 1/R, मतलब कि A और आपका डिवाइड में R और R इंटू में L। अब आता है सेल कांस्टेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सेल कांस्टेंट होता है L अपॉन में A। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, A/L कर देते हैं। तो A/L तो यार कैसे ही करोगे, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू में लेंथ होता है, लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो A की लेंथ बचेगी, तो वो लेंथ ही हो जाएगी, उसको सेल कांस्टेंट क्यों बोलेंगे। तो 1 ये आपका लेंथ अपॉन में एरिया होता है सेल कांस्टेंट। यूनिट आपकी सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप बोलोगे यार मीटर क्यों नहीं ले रहे, सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, जबकि मीटर आपकी SI यूनिट होती है। क्योंकि यार जब हम सेटअप करते हैं, जब हम सेल वगैरह चीजें निकालते हैं लैब के अंदर, तो सेंटीमीटर्स में ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े मीटर्स में होते हैं, तो इसलिए हमें सेंटीमीटर लेना होता है। फोर्थ आता है कंडक्टिविटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। के आपका होता है 1 अपॉन में रो, मतलब कि रजिस्टिविटी का उल्टा। रजिस्टिविटी आपकी होती है 1 अपॉन में रो, मतलब यहां से आपका रो निकालोगे तो R इंटू में है A अपॉन में L, इसका उल्टा हमने कर दिया, L अपॉन में A इंटू में 1/R। अब आपका L अपॉन में A क्या होता है, सेल कांस्टेंट, मतलब कि G स्टार बोलते हैं इसको, ठीक है, G स्टार। और 1/R आपका होता है कंडक्टेंस, तो यहाँ से G, तो यहाँ पे K का फॉर्मूला आ गया G इंटू में G स्टार। तो K के काफी फॉर्मूले हैं और इस फॉर्मूले से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। पीछे मैंने आपको जो यूनिट बताई थी कंडक्टिविटी की, वो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे जो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू में 1000 अपॉन में M, और ये आपका होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है आपका मोलर कंडक्टिविटी। और 1 मोल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है 1 मोल, और 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यहाँ पे आपका कैप M अपॉन में अगर कैप EQ करोगे तो ये N हो जाएगा। N आपका एसिडिटी बेसिडिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपका हो सकता है, वैलेंसी भी हो सकता है। तो ये यार इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के मेनली जो भी फॉर्मूला आपके यूज होने वाले हैं। अब यार इनको ना अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, या मतलब इसका होता है कि हम पानी डाल दें सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल दे, तो उससे इन जो टर्म्स आपकी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कैप M, कैप EQ, इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यार डाइल्यूट करने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन घटाना। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डाइल्यूट कर रहे हो मतलब पानी बढ़ा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो। लाइक अगर आपका मान लो एक छोटे ग्लास के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, तो वहां पे क्या है, पानी मतलब चीनी मिलाओगे तो बराबर ही बैठेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही चीनी आप एक पतीले भरे के पानी में डाल दोगे तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मतलब चीनी 1 चम्मच है तो आपकी जो चीनी है वो कम पड़ेगी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन पानी बढ़ाने, मतलब कि डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई चीनी की। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है यार। तो अगर आपका डाइल्यूट आप करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उससे कंडक्टेंस बढ़ता है। लेकिन कंडक्टिविटी यार पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी घटती है। और यहाँ पे कैप M और कैप EQ, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टिविटी भी होता है और यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी भी होता है, मोलैरिटी भी होता है। तो यहाँ पे आपका डोमिनेंट जो करता है कंडक्टिविटी, इसलिए आपका जो है कैप M और कैप EQ बढ़ता है। यहाँ पे डोमिनेंस का फैक्टर लगता है यार, तो वो मैं आपको, आप मेरे नोट्स में चेकआउट कर लोगे, जो लास्ट ईयर मैंने डाले हुए इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के, उसमें कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में, ठीक है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। तो कैप M और कैप EQ आपका इंक्रीज होता है। अब ग्राफिकल एनालिसिस करें कैप M और वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन यानी डाइल्यूशन का इनवर्स, मतलब अगर कैप EQ रूट्स डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिक्रीज होगा। तो आप देख रहे हो कैप M वर्सेस जो कॉन्सेंट्रेशन है रूट C, वो डिक्रीज हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, मतलब ये जो है ये कभी भी यार इस लाइन से मीट नहीं करेगा, पैरेलल ही चलता रहेगा, ठीक है। तो जो आपका मतलब कैप E, ये आपका क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो जो है ये इस लाइन से पे टच ही नहीं हो रहा है, ये पैरेलल ही जा रहा है।
वेयर एज आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब स्ट्रॉन्ग जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी निकाल सकते हो, वो यहाँ पे आके टच कर जाएगा, इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ पे टच कर जाएगा। तो वीक की नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे जो है वो पैरेलली चलता है रूट सी के, तो वो इसलिए आप नहीं निकाल पाओगे। ये आपकी जो इक्वेशन होती है डिबे हकल ओन सागर इक्वेशन। कैप एम आपका नॉर्मल है, ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन पे, ये ए आपका कांस्टेंट है और रूट सी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉलराउज लॉ, यार कॉलराउज लॉ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो वो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, तो अगर आप उस आयन को तोड़ोगे, जैसे वाटर को अगर आप तोड़ते हो तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर आता है, तो अगर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वाटर की, वो H पॉजिटिव की जो कंडक्टिविटी होगी लिमिटिंग मोलर और OH नेगेटिव की जो कंडक्टिविटी होगी लिमिटिंग मोलर, उन दोनों का सम होगा। जैसे कि AlCl3 अगर मैं लूँ तो AlCl3 का क्या होगा, यहाँ पे Al3 पॉजिटिव का जो कंडक्टिविटी होगी लिमिटिंग मोलर प्लस 3Cl, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, 3Cl नेगेटिव की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, उन दोनों को सम करोगे तो आपकी इक्विमोलर मतलब आपकी कंडक्टिविटी आ जाएगी AlCl3 की। अब यहाँ से आप अल्फा भी निकाल सकते हो। अल्फा आपका डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, कैप एम अपॉन में कैप एम इन्फिनिटी आपका इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से फिर आप Kc भी निकाल सकते हो, दैट इज आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, C आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो यार ये था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी और बताई। होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने, ग्राफ अच्छे से कर लेना है। तो चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब आपको कंडक्टिविटी दी हुई है 2.5 इंटू में 10 की पावर -4 मोलर, और मिथेनोइक एसिड मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, और ये आपको क्या दी हुई है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मतलब कंडक्टिविटी। यहाँ पे आपको कैप एम नॉट H पॉजिटिव का दिया हुआ है और कैप एम नॉट आपको किसका दिया हुआ है, यहाँ पे मिथेनोइक का जो आपका एनायन होता है उसका आपको दिया हुआ है, मतलब कैटायन और एनायन दोनों का ही आपको गिवन है। अब पहला आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था यार, K इंटू में 1000 अपॉन में M। तो K क्या आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 5.25 इंटू में 10 की पावर -5 इंटू में 10 की पावर 1000 को 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। मोलर कंडक्टिविटी 2.5 इंटू में 10 की पावर जो आपको मतलब मोलैरिटी दी हुई है ये रही 10, या पहले सबसे पहले गिवन लिखोगे वैसे तो, उसके बाद आप ये करोगे। अब यहाँ से अगर आप हम देखें तो ये आपका A 2 0 नीचे 1 0 ऊपर, ठीक है, 25 21 आपका ये 21 पे जाएगा, 25 इंटू में 21 आपका 525 होता है। यहाँ से अगर आप इस 10 की कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपकी आ जाती है 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 से ये गया 10 की पावर -3 और 10 की पावर -0, ये आपका बच गया 10 बच गया ऊपर खाली, ठीक है। 10 इंटू में 21 200, ये आपका 210 हो जाएगा, 210 आपका हो जाएगा, ये है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकंड आपको निकालना है, क्या निकालना है, DOD अल्फा। अल्फा होता है आपका कैप एम अपॉन में कैप एम इन्फिनिटी। कैप एम सी हमने अभी निकाला 210 अपॉन में कैप एम इन्फिनिटी। कैप एम इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे यार, कैप एम इन्फिनिटी आपका ऐसे आएगा कोलराउज लॉ से, इन दोनों की अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर दोगे 349.5 50.5, ये आपकी आ जाएगी 400 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब यही आपकी क्या होगी, आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो ये आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 0.525 अल्फा, ठीक है। इस तरह आपने निकाली है, कोलराउज लॉ से हमने निकाल लिया, अल्फा आपका आ गया। यहाँ से आप Kc भी निकाल सकते हो, ठीक है। Kc का फॉर्मूला आपको होता है C अल्फा स्क्वायर -1 माइनस अल्फा, तो वो भी आप निकाल सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में अल्फा निकाल के मतलब Kc निकाल के ज़रूर बताना।
अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है यार सेल, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे यार सेल्स और बैटरीज के बारे में। यहाँ से आपको यार थियोरेटिकल पोर्शन से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे से आपने कर लेना है। तो यार सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल को। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर यार सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हम 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर के अंदर आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसी के अंदर जिंक की ही रोड है, मतलब जिसका सॉल्यूशन है उसी की रोड है। हमारा लेफ्ट साइड के अंदर, मतलब राइट साइड के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर की रोड है, ठीक है। और इसका हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर है करंट डिटेक्ट करने के लिए। और आपको पता है जो मतलब करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट रहे, और वो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट से अपोजिट होती है। अब आपका ये जो है ना जिंक है, जिंक लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव मैंने आपको बताया था। तो लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल करके आपके इस कॉपर टू पॉजिटिव के पास जा रहे हैं। और तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ट्रेवल करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर टू पॉजिटिव, ये कॉपर रोड जो है कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब ये प्रोसीजर जो है चलता जा रहा है, लेकिन एक टाइम पे क्या हो रहा है, ये जिंक रोड है, जिंक Zn2 पॉजिटिव रिलीज कर रही है। एक टाइम पे आने के बाद इतने सारे Zn2 पॉजिटिव हो जाएंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे यार। पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा तो वो औरों को क्यों देगा इलेक्ट्रॉन, तो खुद ही रख लेगा ना अपने पास। तो ये इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे आगे जब Zn2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जो आपका सर्किट है इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन रुक जाएगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने यू शेप्ड ट्यूब लगाई जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर सॉल्यूशन होता है KCl का, ये KCl जो है Cl नेगेटिव यहाँ इसमें जाता है लेफ्ट बीकर के अंदर, और ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, जो Zn2 पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं ना उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। ZnCl2 कन्वर्ट में बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, साइड प्रोडक्ट। और मतलब ये Cl नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वापस से जो है ट्रेवल करके यहाँ पे आने लग जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही में जो है न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाती है। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये 2 काम कर रहा है। एक तो सर्किट कंप्लीट कर रहा है क्योंकि ये Cl यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ जब आपस में मतलब कंपाउंड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा जाने लगते हैं, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे साथ में न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाती है। तो 2 काम हो गए, इट कंप्लीट द सर्किट और इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी। तो ये 2 आपके सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन है। जो गैल्वेनिक सेल है उसको वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हाफ सेल आपको आनी चाहिए कि Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cu में जा रहा है, मतलब रिडक्शन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ये था आपका गैल्वेनिक सेल। अब सेकंड आ जाता है ड्राई सेल, जिसको प्राइमरी सेल, लेक्लांचे सेल और नॉन रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं, जो हम अपने रिबोर्ड्स वगैरह में लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। यहाँ पे एनोड जो है जिंक का एनोड होता है और कॉपर रोड जो है एज अ कैथोड काम करते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो MnO2 प्लस कॉपर प्लस NH4Cl का क्या होता है, पेस्ट, मतलब इनका ये सारे जो इन सब का जो है इलेक्ट्रोलिटिक पेस्ट होता है। इसको लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये 2 रिएक्शन आपको अच्छे से याद करनी है। एनोड पे जिंक जो है, जिंक सॉलिड Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे आपका MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके MnOH प्लस NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपको अच्छे से याद करनी है यार, ठीक है, ये डायग्राम, और ये आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद करनी है। बाकी इसको लेक्लांचे सेल, नॉन रिचार्जेबल सेल, प्राइमरी सेल भी बोलते हैं। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। थर्ड आ जाता है लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको सेकेंडरी सेल, रिचार्जेबल सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एनोड पे होता है लेड और कैथोड पे होता है लेड ऑक्साइड, वो भी फुली चार्ज्ड। अब यहाँ पे 2 रिएक्शन होती है, एक रिचार्जेबल और मतलब रिचार्जिंग की और एक डिस्चार्जिंग की, क्योंकि ये बैटरीज जो आपकी यूज होती है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ई रिक्शा के अंदर, जो भी बैटरीज आपकी यूज होती है घर में, इन्वर्टर के अंदर, वो रिचार्जेबल होती है, वो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होती है।
तो जो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है वो एनोड पे क्या होता है, Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, यहाँ से PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपका बनता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो आपका 38% H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। अब जो आपका एनोड कैथोड पे रिएक्शन होती है PbO2 प्लस Pb सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस, यहाँ से आपका PbSO4 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड ये बनता है। ये आपकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन आपको अच्छे से याद करनी है। अब रिचार्जिंग के लिए क्या होगा, रिचार्जिंग के लिए अब इसको रिवर्स कर दो, कैथोड की रिवर्स मतलब कि PbSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू ये जो आपका है, मतलब कि कैथोड की एनोड में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन रिवर्स होके, मतलब जो आपका प्रोडक्ट में वो आपका रिएक्टेंट में आ जाएगा, जो रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट में। ऐसे ही एनोड की कैथोड में जाएगी लेकिन रिवर्स होके, लाइक यहाँ पे PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे इज इक्वल टू Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। एनोड कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा पर रिवर्स होके। तो ये थी आपकी रिचार्जेबल की, ये दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। कई बार डिस्चार्जिंग की पूछता है, कई बार रिचार्जेबल की पूछता है, तो दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। लेड स्टोरेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, रिचार्जेबल होती है, सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं इसको। अब लास्ट आया था फ्यूल सेल। तो यार फ्यूल सेल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय मतलब जो हम जो फ्यूल्स होते हैं ना उनको डायरेक्टली बर्न करके, जो कि मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इनको हम बर्न करके डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। H2O2 सेल होता है यार, पॉल्यूशन फ्री होता है, इससे आपका कोई भी हार्मफुल जो गैसेज या फिर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये अपोलो एयरक्राफ्ट में भी यूज हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा 75% मोर एफिशिएंट है अदर जो आपके कन्वेंशनल सेल्स होते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से याद करना है। H2 गैस H2 गैस हम यहाँ से डालते हैं और यहाँ से O2 गैस जो है डालते हैं, और यहाँ पे जो आपका ये वाला पोर्शन है यहाँ पे NaOH और KOH का एक्वस सॉल्यूशन होता है, और यहाँ से वाटर के लिए हमने पैसेज निकाला हुआ है। एनोड पे आपको रिएक्शन अच्छे से याद करनी है। 2H2 प्लस गैसियस फॉर्म के अंदर 4OH नेगेटिव एक्वस, यहाँ से आपका 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। कैथोड पे ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपका 4OH नेगेटिव एक्वस रिलीज होगा। तो ये आपका एनोड और कैथोड की रिएक्शन, एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। चारों सेल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो होप आपको यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शॉर्टेस्ट वन शॉट बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट से जो भी रिलेटेड वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको आपके हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, और भी शॉर्टेस्ट वन शॉट आते रहेंगे। उसके लिए यार आप अपनी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।